this is your uterine cavity. This is that uterine cavity, and here is the vagina. Here is the vagina, right? Here is the vagina. Now this is the uterine cavity. This is the uterine cavity, and here is the cervix. Here is the cervix, and here you'll be having that fallopian tube. That fallopian tube, right? That fallopian tube. And here is the ovary, and it is attached with the uterus with a thin lining, thin ligament, and that is your short ligament. And backside it will be having a broad ligament, right? तो यहाँ पे ये क्या है? This is the fimbriae, this is the infundibulum, and this is the ampulla, this is the isthmus region, this is uterine cavity, this is endometrial lining, and this is your vagina, right? तो fertilization क्या होता है? हमने बताया था fertilization is the intermingling of the genetic material, है ना? तो हमारा जो भी हम क्या देखने वाले हैं? fertilization, right? कंटिन्यू करने वाले हैं fertilization को. तो fertilization process क्या होते हैं? The intermingling of the genetic material, ठीक है, to produce embryo or to produce zygote or to produce a fetus, right? After continuous multiplication or division. So this intermingling of that genetic material for fertilization कहते हैं with this various steps, various stepwise process, including syngamy. So in that हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि स्पर्म यहाँ पे आते हैं, सर्विक्स से स्पर्म आते हैं, और कितने स्पर्म्स आते हैं? 2 to 6 million, right? 200 to 6 million, sorry, 200 to 6 million. आपको आते हैं 2 to 6 billion स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर ejaculation of about 4 to 5 या 6 ml of semen. तो वो दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होते हैं, तो दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब के ये एंटर करते हैं, राइट? दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब के एंटर करते हैं. और हमने क्या देखा था? ओवम यहाँ पे आते हैं. ओवम, ओवरी से निकलकर आपका ओवम कहाँ आता है? एम्पुला में आता है. और यहाँ पे आपको इसके कोरोना रेडिएटा के साथ, हियर इट इज हैविंग कोरोना रेडिएटा, और ये कोरोना रेडिएटा है. उसके बाद यहाँ पे जोना पेलुसिडा है, एंड यू विल बी हैविंग योर ovum inside. It is not a definitive ovum, it is your secondary ovum, and this is your secondary ovum with one polar body and zona pellucida outside and corona radiata covering this ovum. यहाँ पे स्पर्म एंटर करते हैं 6 मिलियन और दोनों तरफ एंटर जाते हैं. लेकिन इसमें से सबसे फास्टेस्ट स्पर्म कौन है? 5 मिनट में रीच करता है फास्टेस्ट स्पर्म, राइट? 5 मिनट के अंदर रीच करता है, ओवम के पास आता है. और दूसरा चीज क्या है? सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो बहुत डिले करके आते हैं फिर भी 45 मिनट्स के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुंचते ही वो फर्टिलाइज नहीं कर देते. इट अंडरगोज वेरियस प्रोसेस ड्यूरिंग देयर ट्रैवल. ठीक है, हमने कहा था 48 आवर्स तक यहाँ पे रहते हैं और स्पर्म 72 आवर्स तक आते हैं, वेट करते हैं. लेकिन उसके एंट्री के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके बाद ये रीच करता है आपको ओवम के पास, राइट? सो व्हाट आर दोस प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. द स्पर्म व्हिच इज एंटरिंग हियर वी हैव थिक म्यूकस बिफोर ओवुलेशन, राइट? यहाँ पे क्या होता है? सर्विक्स के पास थिक म्यूकस प्लग होता है ओवुलेशन से पहले, लेकिन एज सून एज ओवुलेशन स्टार्ट्स, ओवुलेशन होने के बाद ओवम यहाँ पे आता है. So this cervical mucus becomes thin and stringy so that the sperm will move through this. But ये जो environment है वजाइना का, ये acidic environment होता है, ठीक है? acidic environment होता है. और यहाँ पे जो uterine cavity होता है वो alkaline environment होता है, यानी इसका pH बहुत ही कम होता है और इसका pH ज्यादा होता है, more than 7. So sperm क्या लगता है आपको? ये जो स्पर्म होते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में रैपिड मूवमेंट करते हैं कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में? नो, एसिडिक एनवायरनमेंट वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो मर सकते हैं, इसीलिए वहां पे इनका मूवमेंट जो है नहीं रह पाता है, ये एक्टिव नहीं रह पाते हैं. जैसे ही as soon as the mucus plugs becomes thin and stringy, the sperm moves forward. Yes, the sperms moves forward और ये यूटेराइन कैविटी के पास जाते हैं. यहाँ पे क्या हो जाते हैं? सुपर एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, सुपर एक्टिव. यहाँ पे जो यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी में भी आपको सिलिएटेड सेल्स है. सिलिएटेड सेल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं
वो उसके मूवमेंट में मदद करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मस्कुलर लेयर विच इज प्रेजेंट इन दिस यूटेराइन वॉल, रिमेंबर हमारे पास 3 लेयर है, आउटर वॉल है फाइब्रस लेयर, मिडिल लेयर है मस्कुलर लेयर, और इंटरनल लेयर हैज 2 अनदर लेयर एंडोमेट्रियल लेयर। बेसिकली 3 लेयर होती है, लेकिन हम लोग 2 ही लेयर पढ़ते हैं यहाँ पे। 2 ही लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है बेसिलस और दूसरा होता है स्ट्रैटम। बेसिलस एंड स्ट्रैटम फाइब्रोसा है ना, फाइब्रोसा वैस्कुलर लेयर, ठीक है। और आपका ये जो 2 लेयर है, ठीक है, 2 लेयर में जो लास्ट लेयर होते हैं वैस्कुलर लेयर, जो कि शेडिंग होने वाले होते हैं, वो लेयर वहां पे आपको कई सारे सिलिएटेड सेल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको सीलिया मूव करने में मदद तो करेंगे, साथ ही साथ जो मस्कुलर लेयर है वो क्या करते हैं, मस्कुलर लेयर भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, मस्कुलर लेयर भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स टेक्स प्लेस। आफ्टर पेरिस्टाल्सिस द स्पर्म रीचेस हियर। सो जितने स्पर्म 600 मिलियन जाते हैं, 6 बिलियन स्पर्म जाते हैं, सारे स्पर्म्स यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुंच पाते वेरी फ्यू, और यहाँ पे भी वेरी फ्यू पहुंच पाते, क्योंकि आधा यहाँ पे मर जाते हैं, कुछ मतलब लो एक्टिव होते हैं, कुछ टेल्स वेल डेवलप नहीं रहता है, कुछ बस फ्रक्टोज नहीं रहता है। अच्छा, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ होता है, सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे सीमेन यहाँ पे आया, सीमेन में स्पर्म है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी है, और बाकी अदर सेमिनल प्लाज्मा है, बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, हमने ऑलरेडी बताया है। तो वो सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस के लिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करेंगे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं आपके सेमिनल फ्लूइड्स में, है ना, आपके सेमिनल फ्लूइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, यूटेराइन वॉल के मस्कुलर एक्टिविटी को, कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, जिसके वजह से ये पेरिस्टाल्सिस होता है। और आफ्टर पेरिस्टाल्सिस दिस स्पर्म, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि हेवी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होने लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो पेरिस्टाल्सिस होता है, लेकिन शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होते हैं, पेरिस्टाल्सिस होते हैं, और आपको स्पर्म जो है दोनों तरफ मूव करता है। और हमारा जो स्पर्म है, हमारा सुपर एक्टिव स्पर्म, ये दोनों यहाँ पे गेट के पास आ जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पे रहता है, कहता है कि एक जगह मूव करता है, दूसरी जगह नहीं मूव करता है, नहीं, स्पर्म को दोनों तरफ, चारों तरफ जाना होता है, कहीं भी तो ओवम वो फर्टिलाइज करे। तो हमारा जो नॉटी स्पर्म है, ये स्पर्म हमारा फैलोपियन ट्यूब के एंट्री पॉइंट के पास जाता है। तो जाते ही जो दोबारा दूसरे साइड जो एंटर करता है, वहां पे वो एंटर नहीं कर पाता है प्रॉपरली, लेकिन जिस तरफ ओवम होंगे उस तरफ ये स्पर्म अट्रैक्ट होते हुए आ जाएगा। कैसे पता है, यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट है, चलो भैया आगे मूव करते, रेड लाइट है रुक जाते, यहीं पे नहीं जाना आगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है असली में, होता क्या है, तो दिस ओवम, दिस रिलीजेस सम केमिकल्स कॉल्ड कीमोअट्रैक्टेंट्स। इट रिलीज सम केमिकल्स कॉल्ड कीमोअट्रैक्टेंट्स। ये कुछ कीमोअट्रैक्टेंट्स रिलीज करते हैं, जैसे फ्रैगमेंट्स है ना, जैसे बॉडी परफ्यूम लगाता है लड़का, बॉडी परफ्यूम लगाता है क्यों, कि लड़की उसके तरफ देखे, आस पड़ोस वाले देखे। तो वो देखने के लिए, वो क्या करने के लिए, कि अट्रैक्ट करने के लिए आदमी बॉडी स्प्रे लगाता है, परफ्यूम लगाता है, अच्छे खुशबू वाले परफ्यूम्स लगाते हैं, अच्छे ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको भाई, जब कपड़ा धोने के बाद उसको डुबाया जाता, भिगोया जाता है, क्या कहते हैं उसको, कुछ ऐसे परफ्यूम वाले कुछ लिक्विड होते हैं जिसमें डुबोने के बाद स्मेल अच्छा आने लगता है। आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल नेम है उसका। तो वो क्या है, वो केमिकल की वजह से फ्रैग्रेंस आते हैं, राइट। तो वैसे ही ये अट्रैक्ट करने के लिए कीमो अट्रैक्टेंट, जैसे क्या होते हैं कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंफर्ट, सही है कंफर्ट। तो जैसे कि जो फ्रॉग होते हैं वो रेनी सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट, वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि फीमेल को अट्रैक्ट करना है। सिमिलरली ये ओवम, इट रिलीजेस सम कीमो अट्रैक्टेंट्स टू अट्रैक्ट दिस स्पर्म,
और ये स्पर्म उस कीमो अट्रैक्टेंट के चपेट में आ जाते हैं और उसके तरफ मूव करने लगते हैं। उनको पता चल जाता है कि वहां पे ओवम है और ये उसके तरफ मूव करने लगते हैं। जब ये मूव करने लगते हैं यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन है कैपेसिटेंस। पहला रिएक्शन है कैपेसिटेंस और दूसरा रिएक्शन है एक्रोसिन रिएक्शन। एक्रोसिन रिएक्शन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। एक है कैपेसिटेंस और दूसरा है एक्रोसिन रिएक्शन। ठीक है, हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या होता है, रिएक्शन कैसे होते हैं हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें उतना डिटेल में नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली होता क्या है। कुछ बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में नहीं होगा। राइट, क्या होता है, हमारे ये स्पर्म है या ये हमारे स्पर्म है, तो इस स्पर्म के पास क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऊपर में क्या होते हैं, ऊपर में होते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। राइट, क्या करते हैं, एक्रोसोम होते हैं, ये हेड रीजन, ये एक्रोसोम है और ये आपका ओरिजिनल स्पर्म का हेड है, ये आपका मिडिल पीस है स्पर्म का, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। राइट, अब यहाँ पे इसके आउटर पार्ट में, एक्रोसोम के आउटर पार्ट में, ठीक है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसका आउटर पार्ट में ग्लाइकोप्रोटीन्स, some plasma proteins also present which is from your seminal plasma proteins जो होते हैं, seminal plasma seminal में जो plasma proteins होते हैं वो होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये सारे ऊपर में कवर्ड रहते हैं, डर्टी हेड इसको कहते हैं, बहुत ही गंदा हेड होता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। ये जब तक ग्लाइकोप्रोटीन का ऊपर ये लेयर रहेगा इसके एक्रोसोम के ऊपर, तब तक हमारा ये स्पर्म विल नॉट पेनिट्रेट दिस कोरोना रेडिएटा। ठीक है, जब तक ये हेड वॉश नहीं करेगा, जब तक ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं रिमूव होगा, तब तक ये कोरोना या रेडिएटा में नहीं एंटर कर पाएगा। तो जितने भी स्पर्म होते हैं, पहला रिएक्शन होता है आपका कैपेसिटेंस रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज योर कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस होता कैसे है? द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस फैलोपियन ट्यूब और इस्थमस, ये जो इस्थमस में हमारे कई सारे स्टोमल फ्लूइड होते हैं, राइट, इसके अंदर कई सारे फ्लूइड होते हैं विच कंटेन्स एंजाइम्स एंड वेरियस प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस ग्लाइकोप्रोटीन को और ये सेमिनल जो प्रोटीन होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसका हेड वॉश हो गया, डर्टी हेड था, अब इसका हेड वॉशिंग हो गया, एंड इस रिएक्शन को कहते हैं कैपेसिटेंस। Capacitance means the removal of glycoproteins present outside the acrosome, which is embedded on the head region of the acrosome. ठीक है, एक्रोसोम के ऊपर क्या रहते हैं, ये एम्बेडेड रहते हैं, एक्रोसोम के ऊपर ये ऐसे एम्बेडेड रहते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करता है, हमारे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब इस्थमस में, वो इसको रिमूव कर देते हैं। वो इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे इसको कर दिए रिमूव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास है आपका एक्रोसोम है और हमारा स्पर्म है। ग्लाइकोप्रोटीन और बाकी सेमिनल प्रोटीन जो है, सेमिनल प्लाज्मा, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, सो दैट इज योर कैपेसिटेंस। नाउ दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। व्हाट इज सेकंड रिएक्शन टेक्स प्लेस? एक्रोसिन। अब यहाँ पे ये हेड वॉशिंग हो गया, डर्टी हेड निकल गया, मतलब सारा नहला धुला दिया इसमें से। अब ये आगे बढ़ेगा, अब ये सारा स्पर्म आगे बढ़ रहा है। तो स्पर्म सारे क्या कर रहे हैं, ये स्पर्म सारे आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हेड वॉशिंग हो चुका है और ये स्पर्म आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे जैसे ये तो कीमो अट्रैक्टेंस है, और यहाँ पे ये जो हमारा कोरोना रेडिएटा है, ये जो हमारे कोरोना रेडिएटा है ना, इस कोरोना रेडिएटा के ये आजू बाजू में, मतलब इसके अंदर में कैसे ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ये एक दूसरे के साथ अटैच इसलिए रह पाते हैं क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव सेल कह सकते हैं, कनेक्टिव फ्लूइड कह सकते हैं, कनेक्टिव फ्लूइड। और वो फ्लूइड क्या है? वो फ्लूइड है हाइयालुरोनिक एसिड। वो फ्लूइड क्या है? वो फ्लूइड है आपको हाइयालुरोनिक एसिड। ठीक है, हाइयालुरोनिक एसिड, हाइयालुरोनिक एसिड। याद है हाइयालुरोनिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा था? हमने एंट्रम में पढ़ा था, राइट। हमने कहाँ पढ़ा था? हमने एंट्रम में पढ़ा था कि एंट्रम में जो फ्लूइड होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड है ना, ग्राफिन फॉलिकल्स में जो फॉलिकुलर फ्लूइड होते हैं हाइयालुरोनिक एसिड होते हैं।
राइट। तो वही हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पे कोरोना रेडिएटा, क्योंकि हमें पता है कि जो कोरोना रेडिएटा बना है वो क्या है, वो फॉलिकुलर सेल्स ही कोरोना रेडिएटा कहलाया है, राइट। तो फॉलिकुलर सेल्स, तो वहां पे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हाइलुरोनिक एसिड। तो ये हाइलुरोनिक एसिड ये सारे सेल्स को, कोरोना रेडिएटा को एकदम इंटैक्टली पकड़ के एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है। सो इन बिटवीन एक थिक लेयर होता है। तो आपका स्पर्म इसके अंदर मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं मूव कर सकता, बिकॉज ये हाइलुरोनिक एसिड इसको पेनिट्रेट नहीं करने देंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो हमारे ओवम है, ठीक है, ये ओवम कुछ सेल, कुछ सेक्रेटरी सेल्स जो है होते हैं ओवम के, वो क्या रिलीज करते हैं, जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा के पास आपको जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन होते हैं, वहां पे जो सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। और वो एंजाइम कौन सा एंजाइम है, वो एंजाइम है आपको इस हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करने वाला, लूजन करने वाला, ताकि स्पर्म सारे इसके अंदर एंटर कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे स्पर्म एंटर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्पर्म एंटर करता है, यहां तक इस लेयर में बहुत सारे स्पर्म एंटर करते हैं, लेकिन टच करता है ओवम को सिर्फ एक स्पर्म, ठीक है। चलिए, तो कौन सा एंजाइम है जो कि रिलीज करता है आपका सेल, तो वो है हाइलुरोनिडेस। हाइलुरोनिडेस, Hyaluronidase is an enzyme which is released by this ovum, which is released by this ovum and the oval cell, जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके सेल जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, and which makes this hyaluronic acid less thick, or it allows the sperm to penetrate through. It allows the sperm to penetrate through. ठीक है। जैसे ही ये स्पर्म को पेनिट्रेट करने वाला होता है, तो आपका स्पर्म मूव कर जाता है, और मूव करके इसको, मतलब इसको क्रॉस करके कई सारे स्पर्म्स यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। सो मान के चलिए कि हमारा स्पर्म जो है वो कई सारे स्पर्म यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, और एंटर करके क्या कर चुके हैं, ये कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके हमारे जोना पेलुसिडा को टच कर चुके हैं, ठीक है। जोना पेलुसिडा को हमारे स्पर्म जो है टच कर चुके हैं। ये जोना पेलुसिडा को हमारे स्पर्म क्या कर चुके हैं, टच कर चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, स्पर्म बड़ा होता है कि ओवम? ओवम, ऑब्वियसली ओवम बड़ा होता है। तो ओवम जो है वो ओवम यहाँ पे है, और आपको स्पर्म टच कर चुके हैं। जैसे ही स्पर्म टच करते हैं, there is one reaction takes place. There is one reaction takes place, and that reaction is your acrosin reaction. That reaction is your acrosin reaction. ठीक है। कुछ साइंटिस्ट और कुछ डॉक्टर्स ऐसे मानते हैं कि आपका स्पर्म जब जोना पेलुसिडा को टच करता है, तब ये हाइलुरोनिक एसिड का ये जो एंजाइम रिलीज होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको पेनिट्रेट करने के लिए एक्चुअली इसको तो रिलीज होना जरूरी होता है, राइट। ओके, तो ये जैसे ये पेनिट्रेट करने के बाद अंदर आता है और ये टच करता है जोना पेलुसिडा को, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसिन रिएक्शन। उस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी डिटेलली, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ऊपर में, ठीक है। राइट, ये आपका स्पर्म है, और ये है स्पर्म का मिडिल पीस। ये क्या है, ये स्पर्म का मिडिल पीस है, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक्रोसोम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्रोसोम है, ठीक है। अब क्या होते हैं, जैसे ही ये जोना पेलुसिडा को रीच करते हैं, यहाँ पे इस ओवम के पास, ओवम के जो चारों तरफ होते हैं, ओवम के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये अब कॉर्टिकल सेल्स, इट रिलीजेस समथिंग, and this acrosome and this membrane, plasma membrane, at some point it starts fusing and becomes hole like structure, so it holes appears. मतलब ये जो दोनों लेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर जहां पे भी फ्यूज होते हैं वहां पे डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपका एक्रोसोम है, और ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये स्पर्म का। तो मान के चलिए कि यहाँ पे फ्यूज हुए, तो ये क्या हुए, ये ऐसे आकर फ्यूज हुए, यहाँ पे फ्यूज हुए, ये ऐसे आकर ऐसे फ्यूज हुए, ये यहाँ पे फ्यूज हुए, ऐसे आकर ऐसे फ्यूज हुए। तो जहां पे फ्यूज होते हैं, अब ये क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया,